हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम आपका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो इट मीन्स हम किसकी बात करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस की, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन्स जब बनेंगे तो ही एक्सप्रेशन होता है हमारी बॉडी में, जिसे हम क्या ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मेक अ सेल। अगर हमने ये एक सेल बनाया तो सेल के अंदर आपका आएगा न्यूक्लियस। तो आपको पता है सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो न्यूक्लियस है इसका वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसने थोड़े से वॉल्यूम में इतना ज़्यादा मटेरियल को कॉम्प्लेक्स करके इसको एडजस्ट करके रखा हुआ है। तो जैसे आपका है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये क्या बनाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाता है। फिर क्या होता है, आपका एमआरएनए न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स से बाहर निकल के आता है इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में उस पर राइबोसोमल यूनिट्स लगते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है कि डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बना आपका बाय ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका प्रोसेस आता है ट्रांसलेशन और आपके बनते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये क्या बनाया मैंने, अटैच्ड राइबोसोम। जब ट्रांसलेशन होती है तो राइबोसोमल यूनिट्स जो हैं वो अटैच होते हैं ऑन एमआरएनए और आपके प्रोटीन्स बनते हैं। तो एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म से बाहर जाएगा तभी ही प्रोटीन बनेंगे। तो एमआरएनए जो न्यूक्लियस से बाहर कैसे जाता है, बाय न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये तो आया इन यूक्रियोट्स। यूक्रियोट्स में क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, न्यूक्लियस है और सेल है। तो इसलिए क्या होता है, यूक्रियोट्स में जो आपके प्रोटीन्स हैं वो बनते हैं इन द साइटोप्लाज्म, और कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर भी चाहिए होते हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन या फॉर रेप्लिकेशन। आपके जो एंजाइम्स हैं सारे के सारे क्या हैं, वो प्रोटीन्स हैं। तो आपके प्रोटीन्स जो हैं वो जब साइटोप्लाज्म में बन गए, फिर से अगर उनको न्यूक्लियस में एंटर करना है तो वो इसी पोर कॉम्प्लेक्स से एंटर करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन ये हुई इन यूक्रियोट्स में, ऐसा होता है। हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है ऐसे। इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ में चलता है। क्योंकि जो आपका एमआरएनए बनता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, उसकी ना तो प्रोसेसिंग होगी, इसलिए वो क्या होती है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन आगे चलती जाती है तो पीछे से ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है कि एमआरएनए बनेगा, उसको ट्रांसफ़र करेंगे पहले साइटोप्लाज्म में, फिर जाके प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नो कंपार्टमेंटलाइजेशन है। इस वजह से क्या होता है, इनमें साथ साथ में दोनों प्रोसेस होते हैं। अब देखो ये सब हमने क्यों रिपीट किया, आपने पढ़ा है सब कुछ, फिर भी इसलिए रिपीट किया ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो जीन एक्सप्रेशन है वो कौन कौन से लेवल पे और कौन कौन से प्लेस पे होती है। अब देखो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कौन कौन से लेवल पे होगी, कहाँ कहाँ पे होगी। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो जीन एक्सप्रेशन इट इज़ अ ब्रॉड टर्म। तो अगर हम कंसीडर करें कि जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस कब करते हैं, जब वो क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन, दैट इज़ प्रोटीन बनाते हैं आपके, तो वो क्या करते हैं, दैट इज़ देयर एक्सप्रेशन। तब वो क्या कर रहे हैं, अपना एक्सप्रेशन या फंक्शन जो है वो शो कर रहे हैं। तो देन इट इज़ रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स, then it is regulated at several levels। अभी हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ यूक्रियोट्स हायर ऑर्गेनिज्म में रेगुलेशन कहाँ कहाँ पे होती है। तो फर्स्ट लेवल देखें तो हम वो है आपका ट्रांसक्रिप्शनल लेवल।
ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में क्या करते हैं हम, डीएनए को कन्वर्ट करते हैं इनटू प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट इज योर एचएनआरएनए। इस टाइम पे आपका जो एमआरएनए बना हुआ है उसमें इंट्रॉन भी प्रेजेंट है और एक्सॉन, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो इस लेवल पे आपकी क्या होती है, रेगुलेशन ऑफ जीन होती है। नेक्स्ट लेवल है आपका प्रोसेसिंग लेवल। अब देखो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन गया हुआ है, अब उसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो ही वो फंक्शनल होगा, अदरवाइज़ वो फंक्शनल नहीं होगा। तो एचएनआरएनए को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एमआरएनए। तो इसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक तो होगा स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन को हटाएंगे, सिर्फ एक्सॉन बचेंगे, दैट इज़ योर कोडिंग रीजन्स, और 5' एंड पे लगेगी कैप, और 3rd' एंड पे लगेगी पॉली एडिनाइलेट टेल। तो इस लेवल पे भी जीन जो एक्सप्रेशन होती है उसको रेगुलेट किया जाता है। देन आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म। हम सबको पता है कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो होती है इन द साइटोप्लाज्म। तो आपके जो एमआरएनए को है हमें अभी साइटोप्लाज्म में सेंड करना पड़ेगा थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो एट दैट लेवल भी आपकी रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन होती है। तो नेक्स्ट देखो, अब एमआरएनए आपका पहुंच गया कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो एमआरएनए की कन्वर्शन होगी टू प्रोटीन्स। एमआरएनए विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। तो एट दैट लेवल भी आपकी रेगुलेशन ऑफ जीन्स होगी, रेगुलेशन ऑफ जीन्स। तो डायग्रामेटिकली अगर देखें कौन कौन से लेवल पे हो रही है, तो ये देखो, दैट इज़ योर सेल, inside the cell is your nucleus, this is your double stranded DNA। यहाँ से बना आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, देन बना आपका mRNA, एक लेवल यहाँ पे, एक लेवल यहाँ पे। अब ये mRNA गया कहाँ पे, आपका साइटोप्लाज्म में, तो एक लेवल यहाँ पे। अब यहाँ से बने आपके प्रोटीन। तो ये, तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दो लेवल जो हैं आपके इनसाइड द न्यूक्लियस रेगुलेशन होती है जीन्स की, और 2 लेवल जो हैं आपके आउटसाइड, दैट इज़ इन साइटोप्लाज्म रेगुलेशन होती है जीन्स की। अब देखो, जीन्स जो इन अ सेल जो एक्सप्रेस करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। या तो वो सिंगल फंक्शन करेंगे या सेट ऑफ फंक्शंस करेंगे, परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शंस। ये एग्जाम्पल लें हम अगर ई कोलाई की, इन केस ऑफ ई कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया, जिसमें क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो सिंथेसाइज होता है। तो वो क्या करता है, आपके लैक्टोज, दैट इज़ योर शुगर, उसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो इनको वो एज अ एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करता है फॉर देयर सर्वाइवल। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसमें एंजाइम जो है जीन्स एक्सप्रेस करते हैं और एंजाइम बनता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसका फंक्शन क्या है, सिंपली लैक्टोज को ये हाइड्रोलाइज करेगा इनटू ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, जो वो एनर्जी सोर्स के रूप में यूटिलाइज करेगा। अब देखो, अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है लेकिन उसके पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना तो उसके पास लैक्टोज है जिसको वो क्या कर सके, हाइड्रोलाइज कर सके,
और जो चीज़ जिसको चाहिए, ग्लूकोज चाहिए उसको अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसके लिए ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके पास, तो वो इस एंजाइम के जो जीन हैं उसको एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम आपका तभी बनेगा, जीन आपका तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत मीन जब लैक्टोज प्रेजेंट है उसको हाइड्रोलाइज करना है इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। इसकी हाइड्रोलाइजेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एंजाइम चाहिए होता है। हाइड्रोलाइजेशन तब करते हैं जब आपके पास सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। अगर लैक्टोज ही नहीं है, हाइड्रोलाइजेशन नहीं होगी, तो ये वाला जीन जो एंजाइम बनाता है वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस, अगर आपके पास ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है इन अ सेल, तो आप क्यों करोगे हाइड्रोलाइजेशन, तो भी ये एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो बेसिक स्कीम क्या है कि आपकी जीन्स तब एक्सप्रेस करते हैं जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो अपने जीन को एक्सप्रेस फालतू में नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम बात करें कि जो रेगुलेशन होती है एक्सप्रेशन ऑफ की जीन की, वो कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं। अब देखो, इन सिंपल टर्म्स हम बात करें, इन सिंपल टर्म्स अगर हम देखें, मेटाबॉलिक कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये सारी जो कंडीशंस हैं ये क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं जीन एक्सप्रेशन को, रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन। तो देखो, मेटाबॉलिक कंडीशन अगर हम कंसीडर करें तो इसमें ये है आपका, जो मैंने एग्जांपल दी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, जैसे ग्लूकोज चाहिए, तो लैक्टोज भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है, तो एंजाइम प्रोड्यूस होगा, इसकी हाइड्रोलाइजेशन होगी और ग्लूकोज मिलेगा। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक कंडीशन। फिजियोलॉजिकल डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी की क्या फिजियोलॉजिकल नीड है। इन्वायरमेंटल कंडीशन में देखो, कुछ जो लोग होते हैं उनमें जो उनका जो स्किन कलर होता है वो डार्क होता है, और कुछ जो होते हैं फेयर होते हैं। वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। जो कोल्डर रीजन में रहते हैं उनकी जो स्किन होगी वो क्या होगी, फेयर होगी। क्यों? क्योंकि मेलानिन जो पिगमेंट है वो कम प्रोड्यूस होगी। मेलानिन जो पिगमेंट होती है वो हमें सन रेज से बचाती है, तो वहाँ पे सन रेज, सन लाइट ही कम होगी, तो मेलानिन की पिगमेंट की जो कंसनट्रेशन है वो कम होगी इन द स्किन। तो अगर हम बात करें हॉटर रीजन की, तो वहाँ पे सनलाइट जो है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वहाँ पे पिगमेंट की जो कंसंट्रेशन होती है स्किन में वो भी ज़्यादा होती है। तो डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, मेटाबॉलिक कंडीशंस कैसी हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, तो उसके बेसिस पे जो हैं आपके जीन्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ जो जीन्स हैं या सेट ऑफ जीन हैं उनका कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन होती है, कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन। तो इस केस में क्या होता है कि कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन होती है बाय सेट ऑफ जीन्स। नंबर ऑफ जीन मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, इन दो इवेंट्स डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम्ब्रियो की क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। ये सारे के सारे जो जीन्स होंगे मिलकर क्या करेंगे, आपकी बॉडी को मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई बॉडीज़। तो ये था जो आपके यूकैरियोट्स में है उनमें जो रेगुलेशन है वो किस किस लेवल पे होती है। अब हम बात करें अगर प्रोकैरियोट्स की, इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, आपकी जो रेगुलेशन होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन पॉइंट पे, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। ट्रांसक्रिप्शन की जो इनिशिएशन वाला जो
फेज़ होता है वहाँ पे क्या होती है, कंट्रोल होता है जीन एक्सप्रेशन का, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, आपने पढ़ा था, उसमें होता क्या, प्रमोटर रीजन होता है ट्रांसक्रिप्शनल, देन आपके स्ट्रक्चरल जीन्स आते हैं, देन आपका आता है टर्मिनेटर। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो होता है तो उसमें एंजाइम आता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, उसकी एक्टिविटी से ही आपका एमआरएनए कन्वर्ट, डीआरएनए इज़ कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है वो रेगुलेटेड होती है बाय इट्स इंटरेक्शन विद एसेसरी प्रोटीन्स, बाय इट्स इंटरेक्शन with accessory प्रोटीन्स। तो इन एसेसरी प्रोटीन की जो एबिलिटी होती है वो क्या करती है, अपने आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलके उसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो चेंज कर देती हैं। एसेसरी प्रोटीन्स में आपके आते हैं इनिशिएटर फैक्टर्स आ गया, टर्मिनेटर फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स क्या हैं, सारे आपके प्रोटीन्स हैं। तो ये अपनी जो इंटरेक्शन करते हैं विद आरएनए पॉलीमरेज और उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। जब ये इनिशिएटर फैक्टर्स लगेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन करेगा, जब टर्मिनेशन फैक्टर लगेंगे तो वो प्रोसेस की क्या करता है, टर्मिनेशन करता है। तो एक्टिविटी जो है आरएनए पॉलीमरेज की वो डिपेंड करती है ऑन दीज एसेसरी प्रोटीन्स। तो जो आपके एसेसरी प्रोटीन्स हैं या रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं वो पॉजिटिवली भी एक्ट करते हैं और नेगेटिवली भी एक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिवली एक्ट करें तो हम उनको बोलते हैं एक्टिवेटर्स, और नेगेटिवली एक्ट करें तो हम इनको बोलते हैं रिप्रेसर्स। अब देखो, ये आपका कोई पर्टिकुलर एंजाइम है या सबस्ट्रेट है, इस पे आपने जो आपके इस रेगुलेटरी जो प्रोटीन्स हैं वो पॉजिटिवली एक्ट कर रहे हैं, मींस एक्टिवेटर की फॉर्म में एक्ट कर रहे हैं, तो वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। अगर वो रिप्रेसर की फॉर्म में एक्ट कर रहे हैं, नेगेटिवली एक्ट कर रहे हैं, तो वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा, एक्टिविटी अपनी वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर इनिशिएटर फैक्टर्स हैं तो ये पॉजिटिवली एक्ट कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज पे, जब ये लगेंगे तो ये अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। तो टर्मिनेटर जो फैक्टर्स हैं ये नेगेटिवली एक्ट कर रहे हैं, एज रिप्रेसर एक्ट कर रहे हैं। तो जब ये लगेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर देगा, रिप्रेस मीन्स अपनी एक्टिविटी को बंद कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो अब देखो, एसेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट। जो एसेसिबिलिटी है अगर प्रमोटर रीजन पे प्रोकैरियोट की, प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट की जो एसेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी या एसेसिबिलिटी, उसको कौन रेगुलेट करता है या उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, तो उसको हम रेगुलेट करते हैं जो आपके जो प्रोटीन्स हैं उनकी इंटरेक्शन होती है विद सीक्वेंसेस, पर्टिकुलर सीक्वेंसेस, इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद सीक्वेंसेस, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। मीन्स आपका जो प्रमोटर रीजन है वो वर्क कैसे करता है, उनकी जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करते हैं, प्रोटीन इंटरेक्शन करते हैं विद सम सीक्वेंसेस, उन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है। तो ऑपरेटर जो रीजन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एडजेसेंट टू द, ऑपरेटर रीजन जो प्रेजेंट होता है एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट, प्रमोटर एलिमेंट। मोस्ट ऑफ द ऑपरेंड्स में ऐसा होता है। अब देखो इनका सीक्वेंस क्या सा होता है, PIPO, P प्रमोटर, O इज़ फॉर ऑपरेटर। तो ये क्या है, एडजेसेंटली प्रेजेंट है एक दूसरे के। तो इसके आगे आपके आते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स जो क्या करते हैं, एक्सप्रेशन शो करेंगे। अब देखो ये ऑपरेटर है, अगर इसके ऊपर कोई भी रिप्रेसर नहीं लगा है, मीन्स कोई भी नेगेटिवली अपना
एक्शन प्रोड्यूस करने वाला रिप्रेसर नहीं लगा है, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा, यहाँ से चलता चलता वो यहाँ स्ट्रक्चरल जीन्स पे पहुँचेगा, तो ये अपने एक्सप्रेशन को शो कर देंगे। अगर इस ऑपरेटर पे आके आपका लग गया है रिप्रेसर, जो इसकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, तो जब यहाँ पे रिप्रेसर लग गया, यहाँ पॉलीमरेज आया, यहाँ से चलता हुआ वो जब यहाँ पहुँचा, तो ये यहाँ पे रिप्रेसर बैठा हुआ है, वो उसको आगे नहीं जाने देगा, तो आपकी जो एक्टिविटी है, जो जीन एक्सप्रेशन है, वो नहीं होगा। तो इन जीन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिप्रेसर को हटाना पड़ेगा, और इस रिप्रेसर को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, इंड्यूसर चाहिए। तो जब इंड्यूसर हम डालेंगे या हम इंड्यूसर वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये वाला इंड्यूसर जाके चिपक जाएगा इस रिप्रेसर पे। ये आपका रिप्रेसर है, इस पे जाके चिपक गया इंड्यूसर, तो जब ये इसके साथ चिपकेगा तो ये ऑपरेटर के साथ नहीं चिपक सकता, तो नहीं चिपकेगा तो ये एक्टिविटी जो है, जो जीन एक्सप्रेशन है, वो कॉन्टीन्यूसली होता रहेगा। अब देखो, आपका जो ओपेरॉन होता है, ईच ओपेरॉन जो होगा उसका अपना स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है, और स्पेसिफिक क्या होता है, इंड्यूसर होता है। स्पेसिफिक रिप्रेसर और स्पेसिफिक जो होता है वो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होता है। तो ये वाला जो स्पेसिफिक रिप्रेसर है वो इसी ऑपरेशन में वर्क करेगा, किसी और ऑपरेशन में जाएगा तो वो वर्क नहीं करेगा। ये वाला ऑपरेटर पर्टिकुलरली इसी ऑपरेशन, जैसे आपको फॉर एग्जांपल लो लैक ऑपरेशन, तो लैक ऑपरेशन में उसका जो रिप्रेसर या ऑपरेटर है वो उसी में वर्क करेगा, दूसरे में जाके नहीं करेगा, दैट इज़ देयर स्पेसिफिक सिटी। तो अब देखो, ऑपरेशन जो हर एक ऑपरेशन, अगर आपको कोई पूछे ऑपरेशन क्या होता है, तो ऑपरेशन मतलब इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रमोटर होता है, इसमें सिंगल ऑपरेटर होता है, सिंगल ऑपरेटर होता है, और नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इन केस ऑफ बैक्टीरिया में क्या होता है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया आपके पॉलीसिस्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, कि नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो इकट्ठे प्रेजेंट हैं, जैसे एक जीन जे हो गया, एक ए वाला हो गया, ये इनका एक सिंगल स्विच है। आपने स्विच को ऑन किया, सारे के सारे जो जीन हैं धड़ाधड़ क्या बनाने लग पड़े, प्रोटीन्स बनाने लग पड़े। इसको आपने स्विच ऑफ कर दिया, सारे के सारे जीन्स जो हैं वो इकट्ठे ही बंद हो जाएंगे। मीन्स एक सिंगल स्विच चाहिए इनको अपनी एक्टिविटी ऑपरेट या परफॉर्म करने के लिए। सो ये था आपका रेगुलेशन जो है वो कैसे होती है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है। तो आपकी बुक में एक लैक ऑपरेशन की एग्जांपल है, उसको डिफ़ाइन किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे लैक ऑपरेशन के बारे में। तो लैक ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने। ये वाले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। तो हमने पढ़ा है कि इन प्रोकैरियोट्स क्या होता है, आपका जो रेगुलेशन ऑफ जीन होता है वो एक ही डोमिनेंट साइड पे होता है, दैट इज़ योर ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन के टाइम पे ही जो है जीन रेगुलेशन होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो इसलिए ये वाला जो सिस्टम है वो वर्क करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, लाइक बैक्टीरियाज में ये वर्क करता है। तो इन लैक ऑपरेशन, जो यहाँ पे लैक है दैट स्टैंड्स फॉर लैक्टोज। तो इन लैक ऑपरेशन जो कि किस में होता है, इन ई कोलाई बैक्टीरिया, इन ई कोलाई बैक्टीरिया ये वाला जो ऑपरेशन है वो क्या करता है, वर्क करता है। तो इन लैक ऑपरेशन ए पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन जो है वो रेगुलेट होते हैं बाय कॉमन प्रमोटर
एंड रेगुलेटरी जीन्स। तो पॉलीसिस्टोनिक मैंने आपको बताया था कि जैसे नंबर ऑफ़ जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और एक सिंगल स्विच होता है उनके लिए, उसको आप ऑन करो, वो सारे के सारे क्या करेंगे, अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे। तो सिमिलरली इन लैक ऑपरेरॉन क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक सिस्टम है जिसमें कॉमन ऑपरेटर प्रमोटर है और रेगुलेटरी जीन्स है। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ genes and other sequences like promoter operator, इनको हम बोलते हैं ओपेरॉन। तो अब लैक ओपेरॉन में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो पढ़ेंगे। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, एक रेगुलेटरी जीन है इसमें जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई। तो ये वाला जो स्मॉल आई है ये डिराइव किया गया है इनहिबिटर से, ना कि इंड्यूसर से, ठीक है। तो ये आई डिनोट्स फॉर इनहिबिटर, नॉट फॉर इंड्यूसर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो हैं वो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ZYA। Z वाला जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है, Y बनाता है आपका परमिएज, और A वाला बनाता है आपका ट्रांस एसिटाइलेज। तो बीटा ग्लैक्टोज जो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है किसका, लैक्टोज का, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। इसको हाइड्रोलाइज करवाता है इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो परमिएज क्या करता है, सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करता है फॉर लैक्टोज। तो सेल की परमेबिलिटी मीन्स वो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको अलो करता है कि जो लैक्टोज को एंटर करने दे। तो अगर सेल की परमेबिलिटी ही नहीं होगी तो लैक्टोज जो है वो एंटर नहीं करेगा, और ये एंजाइम क्या करता है, इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, ठीक है। अब देखो लैक ओपेरॉन में जो सबस्ट्रेट है दैट इज़ योर लैक्टोज। सबस्ट्रेट क्या है, लैक्टोज है। क्योंकि सबस्ट्रेट क्यों, क्योंकि जो आपका एंजाइम्स जो हैं वो किस पे वर्क करते हैं, लैक्टोज पे वर्क करते हैं। उसका मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं, करवाते हैं, और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज। तो लैक्टोज ही है जो इस ओपेरॉन के ऑन एंड ऑफ प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है, या यही है जो इस ओपेरॉन को ऑन या ऑफ करता है। दैट्स वाई इसको हम इंड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप डायग्रामेटिकली समझोगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो देखो लैक्टोज जो है वो सबस्ट्रेट है, और एक फंक्शन इसका क्या है, ये ओपेरॉन को ऑन या ऑफ करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसे हम इंड्यूसर भी बोलते हैं। अब देखो जब आपके जो बैक्टीरियल सेल में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो आपका जो ओपेरॉन है वो नॉर्मली फंक्शन करेगा, क्योंकि उसको लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो इनहिबिटरी जीन है, जो उसमें जो आई जीन है रेगुलेटरी जीन, वो रिप्रेसर को रिप्रेसर बनाएगा। रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे बाइंड करता जाएगा, ऑपरेटर पे बाइंड करता रहेगा। तो ऑपरेटर पे अगर रिप्रेसर है तो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे जाके अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, और ये जो एंजाइम्स हैं, जो तीनों एंजाइम्स हैं वो नहीं बनेंगे। लेकिन अब देखो ग्लूकोज नहीं है, तो उसको अगर हम बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली ऐसे मीडियम में ग्रो कराएं जहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज क्या करेगा, एंटर कर जाएगा इनटू सेल। जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर एंटर करेगा तो सेल की जो परमिएबिलिटी है वो डिपेंड करती है एंजाइम परमिएज पे। तो
एक्सप्रेशन जो है वो टोटली नील नहीं होना चाहिए ओपेरॉन का, बीच बीच में एक्सप्रेशन होते रहना चाहिए ताकि परमिएज बनता रहे। अगर परमिएज ही नहीं बनेगा तो लैक्टोज एंट्री ही नहीं कर पाएगा। इट मीन्स लिटिल बिट जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा शो करना चाहिए। अगर टोटली ओपेरॉन अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा तो परमिएज नहीं बनेगा और लैक्टोज जो है वो एंटर नहीं कर पाएगा। तो जब लैक्टोज सेल के अंदर एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, जो रिप्रेसर होता है उसके साथ बाइंड कर जाएगा, और जब एज ए इंड्यूसर तो जब ये लैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा तो ये ऑपरेटर पे नहीं लगेगा। जब ये ऑपरेटर पे नहीं लगेगा तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो मूव ऑन कर जाएगा और स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो क्या करेंगे, एंजाइम्स की सिंथेसिस कर देंगे और आपका जो मेटाबॉलिज्म है लैक्टोज का वो होता रहेगा। अब डायग्रामेटिकली देखें तो अब डायग्रामेटिकली देखें, इन द फर्स्ट जो डायग्राम है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, तो मैंने आपको बताया था सीक्वेंस जो है वो कैसे प्रेजेंट होता है। दीज आर योर पी फॉर प्रमोटर, दिस इज़ योर ऑपरेटर रीजन, आई इज़ योर रेगुलेटरी जीन, और ये जो तीन हैं आपके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम्स को कोड करते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ये जो आपका आई जीन है रेगुलेटरी जीन वो रिप्रेसर बनाता है, रिप्रेसर जाके बाइंड कर जाता है कहाँ पे, ऑपरेटर रीजन पे। तो जिस वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर पे है वो अपनी एक्टिविटी जब यहाँ तक पहुँचता है करते करते, तो ये वाली जगह अगर रिप्रेसर लगा है तो वो आगे मूव नहीं करेगा, तो ये वाले जो जीन्स हैं आपके ये अपने कोड नहीं होंगे और एंजाइम्स नहीं बनेंगे। अब देखो लैक्टोज जब एंटर करता है सेल में तो वो क्या करता है, वो जाके बाइंड कर जाता है विद रिप्रेसर। जैसे ही वो इस पे बाइंड करेगा तो वो ये वाला जो रिप्रेसर और इंड्यूसर का जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑपरेटर पे नहीं लग सकता, तो ऑपरेटर जो है वो खाली है, उस पर ना रिप्रेसर प्रेजेंट है। तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ से होता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा और इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं, ये वाले जो जीन्स है जो आपका सीक्वेंस है ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, लैक एमआरएनए बनेगा और लैक एमआरएनए से आगे बनेंगे आपके एंजाइम्स जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और आपका जो लैक्टोज है उसका मेटाबॉलिज्म होगा। तो हम यहाँ पे लैक्टोज को इंड्यूसर क्यों बोलते हैं, इंड्यूसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है इस जो स्ट्रक्चरल जीन्स का जो आगे का प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन उसको इंड्यूस कर रहा है, रोक नहीं रहा। रिप्रेसर जो है वो रोकेगा, इसलिए हम उसे बोलते हैं रिप्रेसर। इसको हम लैक्टोज जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोसेस जो आगे का है उसको कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव रेगुलेशन भी बोलते हैं। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन जो है उसको रेगुलेट करता है बाय रिप्रेसर, रिप्रेसर उसको रेगुलेट कर रहा है, इसलिए हम इसको नेगेटिव रेगुलेशन भी बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लैक ओपेरॉन जो किस में वर्क करता है, इन प्रोकैरियोट्स, दैट इज़ इन बैक्टीरिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।